लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का 15वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ ही इस माधवी का भी लिख देना जरूरी है। किशोरी की मां अर्थात शिवदत्त की रानी दो बहनें थीं। एक जिसका नाम कलावती था, शिवदत्त के साथ ब्याही थी, और दूसरी मायावती गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही थी। इसी मायावती की लड़की ये माधवी थी, जिसका हाल हम ऊपर लिख आए हैं। माधवी को 2 वर्ष की छोड़कर उसकी मां मर गई थी, मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार होने पर माधवी को गद्दी देकर मरा था। अब आप समझ गए होंगे कि माधवी और किशोरी दोनों आपस में मौसेरी बहनें थीं। माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और अय्याश आदमी था। अपनी रानी को जान से ज्यादा मानता था। खास राजधानी गयाजी छोड़कर प्रायः राजगृह में रहा करता था, जो गया से 2 मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है। ये दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भाई कि साल में 10 महीने इसी जगह रहा करता। एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। ये खुशनुमा और दिलचस्प जमीन, जिसमें कुमार इंद्रजीत सिंह बेबस पड़े हैं, कुदरती तौर पर पहले ही की बनी हुई थी, मगर इसमें आने जाने का रास्ता और ये मकान चंद्रदत्त ही ने बनवाया था। माधवी के माँ बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान न था। वो रात दिन लाड़ प्यार में ही पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल दाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव भाव ही सीखने में खुश रहती थी। इसी सबब से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था। बच्चों की तालीम पर यदि उनके माँ बाप ध्यान न दे सकें तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादा उम्र वाली और नेक चलनदाई की गोद में दे दें। मगर माधवी के माँ बाप को इसका कुछ भी ख्याल न था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला। माधवी के समय में इस राज्य में 3 आदमी मुखिया थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि इस राज्य का आनंद ये ही तीनों ले रहे थे, और तीनों दोस्त एक दिल हो रहे थे। इनमें से एक तो दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेर सिंह सेनापति और तीसरा धर्म सिंह, जो शहर की कोतवाली करता था। अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और उस तालाब पर पहुंचते हैं जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के लिए योगिनी और वंचरी कूदी थी। आज इस तालाब पर हम अपने कई अय्यारों को देखते हैं, जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तरकीब जमा रहे हैं। पंडित बद्रीनाथ, भैरू सिंह और तारा सिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरी पर बैठे एवं बातचीत कर रहे हैं। भैरों, कुमार को वहां से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तारा, मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हैं। भैरों, जरूर, बिना सजा दिए जी कब मानेगा। बद्री, जहां तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है। भैरव, उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती। ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से काम पड़ा था। बद्री, यहां तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ हैं। सुनते हैं उनकी अय्यारी भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। तारा, पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी। भैरव, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही हमारा काम चल जाएगा। व्यर्थ कई दिन बर्बाद करने का मौका नहीं है। तारा, हाँ ये ठीक है, हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है। और क्या ठिकाना, जब तक हम लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आ फंसे। भैरव, बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो, तब तक बन पड़ेगा तो मैं ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूंगी। बद्री, खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं। भैरव, देर की जरूरत क्या है, उठिए। हाँ, पहले अपना अपना शिकार बांट लीजिए। बद्री, दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िए। भैरव, हाँ हाँ, आपका उनका वजन बराबर है। अच्छा, मैं सेनापति की खबर लूंगा। तारा, तो चांडाल कोतवाल मेरे बांटे पड़ा। खैर, यही सही। भैरव, अच्छा अब यहां से चलो। ये तीनों अय्यार वहां से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज आई। बद्री, धत तेरे की, क्या तेरे छींकने का कोई दूसरा समय न था। तारा, क्या आप छींक से डर गए। बद्री, मैं छींक से नहीं डरा, मगर छींकने वाले से जी खटकता है। भैरव, हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। बद्री,
इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए। बेशक ये चुपके चुपके हमारी बातें सुनता रहा। तारा, छींक नहीं, बदमाशी है। बद्रीनाथ ने इधर उधर बहुत ढूंढा मगर छींकने वाले का पता न लगा। लाचार तरद्दुद ही में तीनों वहां से रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 15वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बयान के साथ ही चंद्रकांता संतति का पहला भाग समाप्त होता है।